हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 4 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट है जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा रेलवे बजट। अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स जो हाईलाइट्स थे बजट को एनालिसिस कर लिया। हमने बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया, फिर हमने इकोनॉमी सर्वे को देख लिया। लेकिन अभी बचा हुआ है रेलवे बजट। रेलवे में कितना अलॉटमेंट है, किस सेक्टर के लिए कितना अलॉटमेंट है, निर्भया फंड के लिए क्या अलॉटमेंट किया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बातें कब तक की गई। तो ऐसे कई सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आज हमारा जो मेन हाईलाइट होगा वो होगा हमारा रेलवे बजट। इसके अलावा भी कई सारे और इंपॉर्टेंट न्यूज हैं विद लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। एंड वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है जी? आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। तो हर साल 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। लोगों को कैंसर के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब वर्ल्ड कैंसर डे को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो एक बॉडी है जिसका नाम है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ये जो बॉडी है ये वर्ल्ड कैंसर डे को ऑर्गेनाइज कराती है पूरे वर्ल्ड में 4 फरवरी को। और इस बॉडी का फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ बात करते हैं थीम के बारे में। थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और अचीवमेंट मिला है आर प्रज्ञानंदन को। हम सभी लोगों को एक टूर्नामेंट के बारे में पता है जिसका नाम है टाटा स्टील मास्टर 2025 टाइटल, जिसे बिम्बलडन ऑफ चेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग ने ग्रैंड स्लैम जानते हैं ना, ग्रैंड स्लैम में होता है बिम्बलडन, वैसे ही बिम्बलडन ऑफ चेस किसे कहा जाता है? टाटा स्टील मास्टर को कहा जाता है। तो 2025 का टाटा स्टील मास्टर का टाइटल किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। इन्होंने डी गुकेश को डिफीट किया था। और इस सेकेंड नंबर के इंडियन बन चुके हैं विश्वनाथन आनंद के बाद, जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर के टाइटल को जीता है। विश्वनाथन आनंद ने 2006 में टाटा स्टील मास्टर के टाइटल को जीता था। क्लियर है? जिसमें आप देखेंगे ये आपको आर प्रज्ञानंदन देखने को मिल जाएंगे और इन्होंने डी गुकेश को हराया है। ना बात करते हैं ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में। तो 67th ग्रेमी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो कई सारी कैटेगरी, कई सारे पॉप सॉन्ग, म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी देखेंगे और उन इंडियंस का नाम देखेंगे जिनको ग्रेमी अवार्ड मिला है या जिन्हें ग्रेमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। बात क्लियर है? हमारे लिए इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करेंगे 67th ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में। बिग 4 अवार्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 अवार्ड्स होते हैं उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहला है एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड 67 नंबर के ग्रेमी अवार्ड में किसे मिला है? आंसर हो जाएगा काउ बॉय कार्टर, बियॉन्से। ठीक। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है नॉट लाइक अस, और एक इसका है कैंड्रिक लामार का, और कैंड्रिक लामार का नॉट लाइक अस को सॉन्ग ऑफ द ईयर भी मिला है, राइट। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है कैपल रॉन। कैपल रॉन आपको बेस्ट न्यू आर्टिस्ट देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो कि इंडियन ओरिजिन है, एक वोकलिस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। क्या नाम है? चंद्रिका टंडन। और चंद्रिका टंडन आप लोगों ने सुना होगा पेप्सिको के बारे में। तो फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको की सिस्टर हैं चंद्रिका टंडन, और इन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है इनके एल्बम त्रिवेणी के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रिकी केज के एल्बम को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन रिकी केज के एल्बम को डिफीट करके इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट हैं चंद्रिका टंडन, जिन्होंने एल्बम त्रिवेणी के लिए अपना ग्रेमी अवार्ड जीता है चांट एल्बम कैटेगरी में। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं 6 इंडियन नॉमिनेट। तो 6 इंडियंस के जो एल्बम्स और अलग अलग कैटेगरी में इनको नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से एक नाम आता है रिकी केज का। रिकी केज के बाद लेट रविशंकर, मतलब जो रविशंकर जी हैं उनकी डॉटर है जिनका नाम है अनुष्का शंकर। ठीक है। अगला नाम आता है यहाँ पे सॉरी ब्रजेश्री वेणुगोपाल, राधिका वेंकरिया और चंद्रिका टंडन। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ए आर रहमान। ए आर रहमान जो कि एक सिंगर, एक कंपोजर आपको देखने को मिलेंगे। इनको 2 बार ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है। 2010 में इन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला था बेस्ट साउंड ट्रैक फॉर द मोशन पिक्चर के लिए, और इनको स्लम डॉग मिलेनियर के लिए जो जय हो सॉन्ग है ना उसके लिए भी ग्रेमी अवार्ड मिला हुआ है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हॉकी इंडिया लीग के बारे में। याद कीजिए, हार्डली 2 दिन पहले की बात है, हम लोगों ने वीमेंस हॉकी इंडिया लीग के बारे में बात किया था। तो वीमेंस इंडिया हॉकी लीग का टाइटल किसने जीता है?
उड़ीसा वॉरियर ने जीता है ये टाइटल और सुरमा हॉकी क्लब को डिफीट करके। ना हम बात कर रहे हैं मेंस हॉकी इंडिया लीग के बारे में। तो मेंस हॉकी इंडिया लीग का ये 6वां एडिशन था। ये आपका 6th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि खेला गया बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में, जहां पर सराची रथ बंगाल टाइगर ने हैदराबाद तूफान को डिफीट करने का काम किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स है, जैसे कि फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है? यूपी रुद्रास टीम को दिया गया है। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? विक्रमजीत सिंह हैदराबाद तूफान से है। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्शदीप सिंह हैदराबाद तूफान से। टॉप स्कोरर ऑफ द हॉकी कौन है? जुगराज सिंह, जो कि सराची रथ बंगाल टाइगर से है। और 2025 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? सुखजीत सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये 6वां एडिशन था मेंस हॉकी इंडिया लीग का, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब बजट के बारे में हमने बात की थी। बजट में एक स्कीम है जिसके लिए जो बजट अलॉटमेंट है वो इंक्रीज किया गया है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बेसिकली हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए एक ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी प्लान, एक पेंशन प्लान आपको ये देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो बजट 25-26 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए जो बजट है उसको 37% इंक्रीज किया गया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये आपकी एक ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसको फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसको इंप्लीमेंट करने का काम LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे केवल ये इंडियन सिटीजन के लिए है। अनऑर्गेनाइज वर्कर है, जैसे कि आपका रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, तो अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है जिनकी एज 18 से लेकर 40 साल है। और यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है अगर आप पे करते हैं तो आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपए अश्योर्ड मंथली पेंशन दी जाएगी, लेकिन कंडीशन है कि आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ये वॉलेंट्री इन नेचर है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। 3,000 रुपए पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी जब आपकी एज 60 साल की हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। जितना आप प्रीमियम पे करोगे उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 50:50 के रेशियो में आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आज का हाईलाइट, विच इज रेलवे बजट। रेलवे बजट का हाईलाइट हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझना। मैंने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है जो आपको टू द पॉइंट वन लाइनर फॉर्मेट में एग्जाम में 100% मिल जाएंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है तो डेली हमारे करंट अफेयर्स होते हैं। आजकल थोड़ा सा लेट चल रहा है क्योंकि मैं घर पे हूँ, आपको तो पता ही है, मेरे घर में फंक्शन है। बाकी जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, शादियां खत्म होती हैं, हम वापस से अपनी क्लास को मॉर्निंग 9 AM पे रिज्यूम कर लेंगे। अच्छा हाँ जी, ये जो हमारे डेली करंट अफेयर्स है 9 AM पर होते हैं और आने वाले हर एक वनडे एग्जाम, चाहे रेलवे एग्जाम है, SSC एग्जाम है, CUT एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है। और रेलवे एग्जाम का कैलेंडर तो आउट हो चुका है, तो रेलवे बजट रेलवे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी बातों को ध्यान से समझना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो जल्दी से एक बार अगर सारी बातें समझ में आ रही है तो लिंक को शेयर कर देंगे, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलो हम बात करते हैं रेलवे बजट। तो रेलवे बजट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। पिछले साल जितना अलॉटमेंट था इतना उतना ही अलॉटमेंट इस साल भी है। इट इज 2.52 लाख करोड़ रुपीस। कितना अलॉटमेंट है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2025-26 में रेलवे के लिए कितना अलॉटमेंट किया गया है तो 2.52 लाख करोड़ रुपीस का रेलवे बजट का अलॉटमेंट यहाँ पर किया गया है। अगर हम बात करते हैं टोटल कैपेक्स के बारे में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए, नए रूट्स को बनाने के लिए, नए कोचेस को बनाने के लिए, मतलब कैपेक्स के लिए कितना रेलवे अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2025-26 के लिए वो 2.62 लाख करोड़ रुपीस है। कितना है? 2.62 लाख करोड़ रुपीस है। अगर इसका ब्रेकअप देखेंगे तो बजट जो अलॉटमेंट है रेलवे के लिए वो 2.52 लाख करोड़ रुपीस है। फिर एक्स्ट्रा बजट सोर्स 10,000 करोड़ रुपए का है, निर्भया फंड 200 करोड़ रुपए का है, और फ्रॉम इंटरनल
रिसोर्सेस ऑफ रेलवे 3000 करोड़ रुपए का बजट है। इतना हमें याद नहीं करना, हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है। रेलवे बजट कितना है? 2.52 लाख करोड़ रुपीस है। निर्भया फंड कितना है? 200 करोड़ रुपए का निर्भया फंड है। दैट्स इट। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स को आपको एलिमिनेट कर देना है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है याद करने की। लेकिन दो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, निर्भया फंड 200 करोड़ रुपए का है और बजट अलॉटमेंट रेलवे का कितना है? 2.52 लाख करोड़ रुपीस का बजट है। अब यहाँ पे देखो कुछ और बातें की गई हैं कि ये जो बजट है इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करने वाले हैं। तो हम 200 से ज्यादा यहाँ पे जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है उनको तैयार करेंगे। फिर अमृत भारत ट्रेन 100 तैयार की जाएंगी। नमो भारत रैपिड जो ट्रेन है वो 50 ट्रेन तैयार की जाएंगी। और जनरल नॉन एसी कोचेस तो 17,500 जनरल नॉन एसी कोचेस को तैयार किया जाएगा इस बजट की मदद से। तो 200 वंदे भारत ट्रेन है आपकी स्लीपर, 100 आपकी अमृत भारत ट्रेन है, 50 आपकी नमो भारत ट्रेन है और 17,500 आपके नॉन एसी जनरल डब्बे आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। ना बात करते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें बताया गया कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर जो था, इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो कितना था? ऑपरेटिंग रेशियो था 98.90%। लेकिन 25-26 के लिए 25-26 के लिए हमने जो ऑपरेटिंग रेशियो डिफाइन किया है वो कितना है? 98.43 का टारगेट है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 2025-26 के लिए ऑपरेटिंग रेशियो टारगेट कितना है, तो आंसर हो जाएगा 98.43%। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 98.43 रुपी खर्च कर रही है तो वो अर्न कर रही है 100 रुपए। मेरी बात समझ में आ रहा है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 98.43 रुपया खर्च करेगी तो उसको 100 रुपया बनेगा। ये होता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो हमेशा और हमेशा 100 से कम होना चाहिए, हमेशा और हमेशा 100 से कम होना चाहिए। जैसे कि 95 रुपीज आपने खर्चा किया और 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 रुपए आपने कमाए तो 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो 105 होता तो आप यहाँ पे 5 रुपए लॉस में चले जाते ना। इसलिए ऑपरेटिंग जो रेशियो है वो हमेशा और हमेशा 100 से कम होना चाहिए, ये बात यहाँ पे डिफाइन की है। जितना कम ऑपरेटिंग रेशियो होगा उतना ही प्रॉफिटेबल आपका रेलवे होगा। जैसे कि अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो, सॉरी, अगर आप 70 रुपए खर्च कर रहे हो और 100 रुपए कमा रहे हो, मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने 98 रुपया खर्च किया और 100 रुपए कमाया तो 2 रुपया का प्रॉफिट है। इसलिए कहा जितना कम ऑपरेटिंग रेशियो होगा हमारा रेलवे उतना ही प्रॉफिटेबल होगा। आई थिंक ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ना बात करते हैं रेवेन्यू जनरेशन। अब रेलवे अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे कैसे करता है? तो पैसेंजर से हम और आप ट्रेवल करते हैं रेलवे से। इसके अलावा फ्रिगेट मतलब आपकी जो मालगाड़ियां होती हैं वहां से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो टारगेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टोटल जो रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट है 25-26 का, वो 3 लाख करोड़ रुपए का। और पहली बार इंडियन रेलवे ने 3 लाख रुपए के रेवेन्यू जनरेशन की बात की है, ठीक है। पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेशन की बात यहाँ पर की गई है। इस बात को भी याद रखना है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे। क्लियर। ना बात करते हैं फ्रिगेट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, मतलब अपने कार्गो शिपमेंट के बारे में। तो 2025-26 में हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट है वो 1.88 लाख करोड़ रुपीस का है। और वहीं अगर हम बात करते हैं पैसेंजर सेगमेंट में, हमारा टारगेट 92,800 करोड़ रुपीस का है। क्योंकि हमें पता है कि पैसेंजर जो गाड़ियां होती है वो हमेशा लॉसेज में ही होती हैं, इसलिए बोला जाता है कि रेलवे लॉसेज में है, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि टोटल रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट कितना है? 3 लाख करोड़ रुपए का है, जिनमें से फ्रिगेट ट्रांसपोर्टेशन 1.88 लाख करोड़ रुपीस और 92,000 करोड़ जो है वो आपका पैसेंजर ट्रैफिक है, ठीक है। ना बात करते हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंडियन रेलवे को वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर लेकर आए आफ्टर चाइना। तो हमारा ये टारगेट है। इंडियन रेलवे हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1.6 बिलियन टन ऑफ फ्रिगेट ट्रैफिक बाय द 31st ऑफ मार्च 2026। हमारी जो मालगाड़ियां हैं, मालगाड़ियों का जो ट्रैफिक है वो हमें 1.6 मिलियन टन 1.6 बिलियन टन करना है। कब तक? 2026 तक ये टारगेट है। इंडियन रेलवे को वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट गुड कैरिंग रेलवे बनाना है, मतलब सबसे ज्यादा जो मालगाड़ियां जाए वो भारत में जाए, कार्गो का शिपमेंट जो हो वो भारत में हो। तो हमें ये वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आना है चाइना के बाद। कब तक का टारगेट है? 2026 का टारगेट है। now बात करते हैं विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। अब डीजल इंजन तो रिप्लेस हो चुके हैं, सारे इंजन आपको ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक देखने को मिलते हैं। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट भी 31st ऑफ मार्च 2026 का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन का इतिहास देखते हैं तो हमारे देश में 3 फरवरी 1925 में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाया गया था। और पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कुर्ला के बीच में चली थी, मुंबई में। अगर हम बात करते इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1958 में वेस्ट बंगाल में चली थी। कहां पर? हावड़ा और
बाड़वन के बीच में, ठीक है। ना बात करते हैं रेलवे सेफ्टी, जैसे कि कवच। कवच आप लोग ने सुना होगा कि रेलवे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको हम कम कर सके। तो हमारा जो रेलवे सेफ्टी के लिए बजट अलॉटमेंट है वो 1.14 लाख करोड़ रुपीस का है। कितना है बजट अलॉटमेंट रेलवे सेफ्टी के लिए? 1.14 लाख करोड़ रुपीस का है। नाउ बात करते हैं फोकस ऑन मोर ट्रेन टू इंप्रूव पैसेंजर कन्वीनियंस। जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि 17,500 जनरल नॉन एसी कोचेस बनाए जाएंगे, 100 अमृत भारत ट्रेन होंगी, 50 नमो भारत रैपिड ट्रेन होंगी और 200 वंदे भारत ट्रेन होंगे, जिसपे हमने डिस्कशन किया था। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे बोला है जो 17,500 जनरल कोचेस बनाए जाएंगे, उनमें से 1400 कोचेस को 25-26 में इंडक्ट किया जाएगा। फिर 2000 कोचेस को हम 26-27 में इंडक्ट करने का काम करेंगे। अब हमारे देश में कोचेस बनाने के लिए, पैसेंजर कोच बनाने के लिए 3 फैक्ट्रीज आपको मिल जाएंगी। एक है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, 1955 1955 में सेटअप कर लिया गया था। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री जो कि आपको कपूरथला पंजाब में देखने को मिल जाएगा 1987 में। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये आपको लालगंज रायबरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। 2014 में इसको सेटअप किया गया था। तो ये 3 फैक्ट्री है जहां पे पैसेंजर कोचेस को बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, वो 1 मिनट की जो रील्स होती है ना वो बनाई थी, आई होप आपने देखी होंगी। मैंने जहां पे आपको रेलवे बजट और यूनियन बजट की कहानी बताई थी कि पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट साथ में आया करता था। फिर क्या हुआ 1920 में एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है एकबर्थ कमेटी, और इन्होंने रिकमेंड किया कि यूनियन बजट और रेलवे बजट अलग अलग आना चाहिए। तो 1924 से क्या होने लगा, हमारा यूनियन बजट और रेलवे बजट अलग अलग आने लगा। लेकिन 2017 की अगर बात करते हैं तो 2017 में वापस से यूनियन बजट और रेलवे बजट को साथ में कर दिया गया, और तब से हमारा वापस से बजट साथ में आता है। पहला जो रेलवे बजट है इंडिपेंडेंट इंडिया का, आजाद भारत का पहला रेलवे बजट जॉन मथाई ने पेश किया था 1947 में। वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा बार रेलवे बजट को 8 बार किसने प्रेजेंट किया है, आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स, कई बार एग्जाम में बने हैं, इनको आपको याद रखना है। इतनी चीजें क्लियर हैं? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी और भी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई भी जनवरी मंथ की मैगजीन, मतलब जिसमें 250 एमसीक्यूज है और आपका यहाँ पे 1 लाइनर है, मतलब पूरे महीने की न्यूज है 1 लाइनर फॉर्मेट में, तो आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट पे है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइएगा, मैगजीन सेक्शन में, वहां पर एक मैगजीन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारी हाफ ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इसके सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं वाईटी पर। आप वाईटी से वीडियो देखकर इसकी पीडीएफ को, मतलब इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे है। आई नो रेलवे एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी एग्जाम आने वाले हैं, और आपके स्टेट एग्जाम्स भी हैं, और सभी में साइंस का पोर्शन अच्छा खासा पूछा जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए साइंस का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाली हूँ। अभी बायोलॉजी चल रही है, शादी के चलते कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि मैं फरवरी एंड तक आपके कोर्स को खत्म कर दूंगी, तो बिल्कुल कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं वीडियोस को अपलोड कर दूंगी। अभी बायोलॉजी की वीडियो अपलोडेड है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं, अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करें फर्दर डिस्कशन। यहाँ तक कि मैटर क्लियर है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप के बारे में जिसका नाम है इकोनॉमी कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। यहाँ पर ये वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है ना, माली, नाइजर, सेनेगल, गिनी, बुर्किना फेसो, टोगो, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं इनका इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट कहते हैं। 3 कंट्रीज है जिन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस एग्जिट ले लिया, बाहर आ गए हैं। कौन कौन से हैं, नाइजर है, माली है और बुर्किना फेसो है। नाइजर, माली और बुर्किना फेसो ने एग्जिट कर लिया है, कहां से, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से। तो हम इस ब्लॉक के बारे में, इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इस ग्रुप का फॉर्मेशन 1975 1975 जब हमारे देश में इमरजेंसी लग रही थी, तो यहाँ पर इस ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था अंडर द लागोस ट्रिटी। इसका पर्पस क्या है, इन सभी देशों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देना और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस रीजन में उनको कम करना, ये इसका पर्पस है। और इस पूरे एरिया को एक बॉर्डरलेस रीजन बनाना इसके टारगेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर अबूजा में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये सभी आपको मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। अब इन लोगों ने एग्जिट तो ले लिया है, विड्रॉ तो कर लिया, अभी कहाँ जा रहे हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं साहिल रीजन, क्योंकि ये साहिल रीजन के पार्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा हम साहिल रीजन को ज्वाइन करेंगे। द 3 कंट्रीज फॉर्म द अलायंस ऑफ साहिल स्टेट। इन्होंने साहिल स्टेट के साथ अलायंस बनाई है मिलिट्री सपोर्ट के लिए, क्योंकि इनको यहाँ पे
मिलिट्री सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका साहिल रीजन है जिसमें सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया, नाइजीरिया, बुर्किना फीसो, सेनेगल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और लोकेशन के बारे में जहां से आपको स्टैटिक क्वेश्चन ही मिलेगा। तो हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा कैरेबियन सी में। कैरेबियन सी में आपको कैरेबियन कंट्रीज देखने को मिलती हैं और कैरेबियन कंट्री में एक कंट्री आती है जिसका नाम है क्यूबा। तो क्यूबा में आपको यहाँ पर एक छोटा सा वे देखने को मिलता है, गल्फ या कह सकते खाड़ी देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है गुंटेनामो गुंटेनामो वे। ये जो गुंटेनामो वे है वो यूएसए का है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे लगभग 30,000 लोगों के डिटेंशन सेंटर, 30,000 लोगों के लिए जो माइग्रेंट है उनके 30,000 लोगों का डिटेंशन सेंटर यूएसए गवर्नमेंट यहाँ पर बना रही है। इसलिए ये कहानी आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। अच्छा, ये वाला जो वायरल वीडियो है आप लोग ने शायद जरूर देखा होगा रील में, वीडियोस में। ये जो पार्लियामेंट में लेडी है, न्यूजीलैंड की है और न्यूजीलैंड की माउरी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और अपने राइट्स के लिए इन्होंने काफी प्रोटेस्ट हल्ला किया था पार्लियामेंट में, तो काफी इनका वीडियो वायरल हुआ था। तो इसी ट्राइब का एक माउंटेन सिग्निफिकेंस है, मतलब एक माउंटेन है न्यूजीलैंड में जिसका नाम है माउंट तरानकी। क्या नाम है इसका? माउंट तरानकी। कहां पर है? न्यूजीलैंड में है। और इसका काफी ज्यादा कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। किसके लिए? माओरी पीपल के लिए। इसलिए इस माउंटेन को न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक लीगल पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज किया है। मतलब जैसे लीगल पर्सन के कोई फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लीगल पर्सन को जो एज अ ह्यूमन बीइंग राइट दिए जाते हैं, वही सारे राइट इसको दिए जाएंगे इसके कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। तो कहां पर है ये माउंटेन? न्यूजीलैंड में आपको मिल जाएगा। फर्दर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था जल्दी से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, जिससे सारी चीजें आपको याद हो जाए। जैसे कि मैंने कहा था कि भारत को 4 नई रामसर साइट मिल चुकी हैं और इंडिया एशिया में फर्स्ट नंबर पे आता है इन द टर्म्स ऑफ रामसर साइट। और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है? 89 आ जाएंगी। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आपको रामसर साइट देखने को मिल जाएंगी। ना बात करते हैं गुजरात ने, गुजरात का पहला इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ना बात करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, हमने बात की थी कि आईसीसी वीमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप कंक्लूड हुए हैं और यहाँ पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर इस टाइटल को लिफ्ट करने का काम किया है। नेक्स्ट है पॉली उमरगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को मिला है और वीमेंस कैटेगरी में स्मृति मंधाना को दिया गया है। 9th नंबर के जो एशियन विंटर गेम्स हैं वो हर्बिन चाइना में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 6.4% FY25 के लिए फॉरकास्ट किया गया है। इंडिया वर्ल्ड में 7th नंबर पे आ जाएगा आपका ट्रेड सर्विसेज एक्सपोर्ट में और एफडीआई इनफ्लो हमारा 17.9% हुआ है FY25 में एज पर द इकोनॉमी सर्वे। आरबीआई ने 6.5% अपनी रेपो रेट को मेंटेन किया है। ठीक है, और सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपीस को इंजेक्ट करने का काम किया है। नाउ बात करते हैं साइंस और टेक के बारे में। शुभांशु शुक्ला, ये हमारे देश के पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। किससे? एक्सुम मिशन 4 से। अब यहाँ पे बात करते हैं, इंडियन रेलवे ने एक अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वरेल एप्लीकेशन। एक सिंगल ओपन आपका एक सिंगल एंडेड सॉल्यूशन है जिसमें आपको रेलवे की सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। फिर नाइजर जो है वो पहली अफ्रीकन कंट्री बन गया है जिसको डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दिया है। किस चीज का? इसने एलिमिनेट कर लिया है रिवर ब्लाइंडनेस, जिसको हम कहते हैं ऑन्कोसेरोसिस बीमारी। ठीक है, जो कि पैरासाइट के कारण होने वाली एक बीमारी है। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने 2 Feb को सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3027 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट किया है फॉर डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट अक्रॉस द इंडिया। डन। चलिए अब बारी आती है लॉट्स ऑफ एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनको हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करेंगे। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स बाकी हैं। तो सबसे पहली बात बोली गई है कि हु इज हेड ऑफ 3 मेंबर जुडिशियल कमिटी। तो 3 मेंबर की जुडिशियल कमिटी बनाई थी। क्यों बनाई गई थी? कि किस सर्कमटेंसेस में, किस कंडीशन में जो स्टैम्पेड हुआ है, जो भगदड़ हुई है महाकुंभ में, पूछा जा रहा है इस कमेटी के हेड कौन है। तो इस कमेटी के हेड आपको मिल जाएंगे जस्टिस रिटायर्ड हर्ष कुमार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बोला है कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो ट्रेवल करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्राइवेट मिशन से। विच स्पेस क्राफ्ट विल शुभांशु शुक्ला बोर्ड फॉर हिज मिशन। कौन से स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे? तो स्पेस एक्स ड्रैगन से जाएंगे ये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Who has been appointed as a Director General of Bureau of Civil Aviation Security? Bureau of Civil Aviation Security के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश निर्वाण।
राजेश निर्वाण को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल बनाया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ सकते हो, जिनमें से बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। सीईओ ऑफ रिलायंस पावर कौन बने हैं? नीरज पारेख बने हैं। और चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है नृपेंद्र मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द फोर आइडेंटिफाइड इंजन ऑफ डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट। तो हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए चार इंजन को डिफाइन किया है। वो चार इंजन है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट और इनोवेशन। ठीक है, सुनो, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। नाउ बात करेंगे एज पर द यूनियन बजट 25-26, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that individual earning up to 12 lakh rupees would be exempt from the income tax. ठीक है, इसमें बोला है वे कौन सा स्लेब है, कौन सा इनकम टैक्स का स्लेब है जिसमें आपको 10% रेट ऑफ मतलब 10% आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 10% आपको देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख है। ठीक है, 8 लाख से 12 लाख। तो देखो मैंने आपको सिखाया था 4 लाख तक नो टैक्स, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%। क्लियर? तो इनको भी थोड़ा सा एक बार देख के जाना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार बन जाते हैं, दिख जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल बजट अलॉटमेंट फॉर द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के लिए है 2.52 लाख करोड़ रुपीस, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, और 200 करोड़ रुपए निर्भया फंड के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2.52 लाख करोड़ रुपीस है ना। वन सेकेंड, जहां तक मुझे याद है 2.52 लाख करोड़ रुपीस है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। वन सेकेंड, अभी तो पढ़ाया था मैंने 2.52, मुझे क्यों याद आ रहा है, एक मिनट दे दो। 2.62, अच्छा टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, 2.62 लाख करोड़ रुपीस। ओके फाइन, ओके ओके फाइन, चलो, हो जाता है, कई बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आज नर्मदा जयंती भी है, तो जो लोग एमपी से हैं वो लोग इसके महत्व को जरूर समझते हैं। तो हैप्पी नर्मदा जयंती। नर्मदा जो नदी है वो एमपी की सबसे बड़ी नदी है, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है नर्मदा नदी को, जो कि आपका अरेबियन सी में जाके पानी छोड़ती है। और सतपुड़ा और विंध्यन रेंज के बीच में से, सतपुड़ा माउंटेन और विंध्याचल माउंटेन के बीच में से आपको रिफ्ट वैली में नर्मदा नदी देखने को मिलेगी। और ये नदी समुद्र में मिलने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। क्लियर है? डन। तो ये कुछ बातें भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2.52 लाख करोड़ रुपीस इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, सी को ए कर लेंगे। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू डेवलप पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप्स कौन सी कंपनी बना रही है, और ये पहली इंडियन कंपनी आपको मिल जाएगी। तो टाटा स्टील इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Which insurance company has launched the first indemnity health, इंडेमिनिटी का मतलब होता है आपकी एक तरीके से सुरक्षा आप व्यवस्था बोल सकते हैं। जब आप इंजर्ड हो जाते हैं, किसी भी मतलब ये तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो कौन सी कंपनी जिसने पहला इंडेमिनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया, जिसका नाम है श्री हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस। तो आंसर हो जाएगा श्री राम जनरल इंश्योरेंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्लान कवर करेगा आपका ट्रीटमेंट, मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर तो होगा, इसके अलावा आयुष, योगा, होम्योपैथी को भी कवर किया जाएगा। और लगभग 13,000 जो नेटवर्क हॉस्पिटल है उन सब में इस इंश्योरेंस को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब वहां पर एक कवरेज प्रोवाइड करेगा। एमडी एंड सीईओ कौन हो जाएंगे? आपको अनिल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन रिलीज बाय द रेलवे मिनिस्ट्री, अ वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफरिंग मल्टीपल पब्लिक फेसिंग सर्विसेज। तो आंसर हो जाएगा आपका स्वारेल, ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे द रियल जीडीपी ग्रोथ इन 2026 कितनी है? 6.3 से 6.8% आपको देखने को मिल जाएगी। नाइजर हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरोसिस एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, रिगार्डिंग द इंडियाज रामसर साइट। चार स्टेटमेंट है, आराम से पढ़िए, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? यहाँ तक का मैटर क्लियर हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए आप अपना दिन, और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम से अगर जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।